रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी एक बार फिर गए सामूहिक हड़ताल पर। मध्य प्रदेश भर में मोटरसाइकिल एक्ट की नई दरें लागू, नियम तोड़ने पर लग सकता है तगड़ा जुर्माना। और लोही में एनएच 39 की हालत जर्जर, ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की धमकी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के आउटसोर्स कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। सुरक्षा और सफाई का निविदा लेने वाली कंपनी द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही के चलते कुशाभाऊ जिला चिकित्सालय की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है, जिसके चलते अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। बताया गया कि सुरक्षा और सफाई का जिम्मा लेने वाली अलग अलग कंपनियों ने विगत 3 माह में आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते सफाई और सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन जब कंपनी ने देयक का भुगतान नहीं किया तो आखिरकार कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले गए। इस संबंध में हमने सफाई कर्मी मिथिलेश कुमार पांडे और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य रीवा संजीव शुक्ल से बात की। और सफाई कर्मी हड़ताल पे गए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? इनकी मांग ये है कि जो इनका मानदेय मिलता है वो अभी 2 महीने 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। चूँकि जो इनकी एजेंसी जिनके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं सफाई और सुरक्षा का, उनके द्वारा ईपीएफ और ईएसआईसी जो इन कटौती होती है इनके खाते में ट्रांजैक्शन होता है, वो भुगतान नहीं किया गया था। तो मैंने उनको निरंतर 3 पत्रों के द्वारा सूचित किया है और मौखिक भी कहा है कि पहले आप इनका ईपीएफ और ईएसआईसी कटौती करिए और फिर मैं आपका भुगतान करूंगा। तो वो उन्होंने एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि एसआईसी का हमने भुगतान कर दिया है, तो उसको मैं वेरीफाई कराऊंगा और अगर इनके खाते में पैसा आ गया तब भुगतान कर दूंगा। मैं आज ही भुगतान कर दूंगा और कोई समस्या नहीं। चिकित्सालय में देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार नहीं, वो तो आज चूँकि कार्य प्रभावित हुआ ना, इन लोगों ने उसमें काम बंद किया है इसलिए है। बाकी अन्य दिनों में तो नियमित सफाई होती है और अस्पताल साफ सुथरा रहता है। अभी आपकी इनसे बात हो रही थी, क्या मांगे हैं कि मतलब इनकी यही मांगे हैं कि जो इनका ईपीएफ और ईएसआईसी जो ठेकेदार भुगतान करना चाहिए वो कई दिनों से भुगतान नहीं किया गया है। तो हमने इस संबंध में उनको कई बार पत्र लिखा है कि भाई आप इनका ईपीएफ ईएसआईसी भुगतान कीजिए। तो पत्र लिखने के बाद कई बार मौखिक उसको कहने के बाद अब उससे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने भुगतान कर दिया है 8 महीने का। तो मैं उसको सत्यापन करूंगा, चेक कराऊंगा। अगर कर दिया है खाते में इनके यूएएन नंबर से चेक करूंगा, आ गया है तो उनका भुगतान कर दूंगा। कब तक काम पर वापस आने की संभावना है? ये आज ही काम पे आना चाहिए इनको। हमने इनको कहा है कि हम आज ही भुगतान करेंगे। जी, हड़ताल पे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? हम हड़ताल पे नहीं हैं, हम लोग क्या है सामूहिक अवकाश आज लेने चाह रहे थे और इसका निराकरण हमने सीएस सर और सिमचो सर को ज्ञापन के थ्रू जानकारी भी दी थी। आज यहाँ जितने भी कर्मचारी लगे हैं अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल, कुशल के कार्यरत पे काम कर रहे हैं, इनका भरण पोषण करने के लिए दुश्वार हो चुका है। ये करीबन 10 से 12 साल यहाँ ड्यूटी कर चुके हैं, जिनका आज तक ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ईपीएफ स्लिप मिलती, ना कोई पेमेंट स्लिप मिलती, ना कोई ईएसआईसी का भुगतान यहाँ कट रहा है। और ऐसे पूरे रीवा संभाग के अंतर्गत जितने भी संजीवनी हैं, सीएससी पीएससी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मचारी जितने भी लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुके हैं। इसलिए कि यहाँ का रीत रवैया सही नहीं है। जब 4 महीने हो जाते हैं तब 1 माह की सैलरी आती है, जिसका ना कोई यहाँ जिक्र होता है, ना कोई स्लिप मिलती है किसी भी कर्मचारी को। और हमारी शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी डेली वेज के कर्मचारी लगे हैं, इनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। इसलिए कि 3-3 माह 4-4 माह 8,000 6,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति यहाँ कलेक्टर रेट का कोई भी हवाला, कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा हम लोगों को, और ऑफिस से वहाँ भुगतान किया जा रहा, और ना कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा, ना कोई वार्निंग लेटर दिया जा रहा, ना कोई निकालने से पहले टर्मिनल लेटर देते हैं। और यहाँ क्या है, श्रम जितने भी कानून बने हैं वहाँ यहाँ कोई भी लागू नहीं किया गया। कितने दिवसीय हड़ताल पे? ये आज हम लोग
अवकाश मनाए हैं, हड़ताल पे नहीं है। हम लोगों के कहीं भी अनुच्छेद में हड़ताल का जिक्र नहीं किया गया। हम लोग 4/11 को यहाँ ज्ञापन दिए थे CS महोदय को, सिमचो महोदय को, जो हमारा ज्ञापन और ना हम जितने भी ज्ञापन दे चुके हैं वो आज तक हम लोगों को सुनवाई नहीं की जा रही। यहाँ पास सफाई कर्मचारी के साथ सुरक्षा कर्मी हैं, सपोर्ट स्टाफ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और वैन अटेंडर हैं, लैब अटेंडर हैं, और करीबन नहीं होंगे तो 50 से 60 लोग यहाँ अभी वर्तमान पे हैं। और पूरे जो अगर संभाग का जोड़ लिया जाए तो करीबन पूरे उसमें 8 या 900 लोग होंगे। मांगे न पूरी होने पे अगला कदम क्या होगा? मांगे न पूरी होने पे अब आज हम लोग अवकाश कर रहे हैं, कल से काली पट्टी बांध के काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे, सपोर्ट स्टाफ। विंध्य व्यापारी संघ रीवा द्वारा विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद प्रथम नगर आगमन पर बधाई दी और भव्य स्वागत किया गया। विंध्य के कदावर नेता उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विंध्य की धरा रीवा शहर में प्रथम आगमन पर बहुत बधाई दी। विंध्य व्यापार महासंघ रीवा के हर व्यापारी में खुशी का इजहार किया। माननीय मंत्री जी को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वह पुष्प वर्षा कर, माला पहनाकर, पुष्प गुच्छ देकर, बैंड बाजा आतिशबाजी के साथ विंध्य के कद्दावर नेता उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के अध्यक्ष नरेश काली, कमलेश सचदेव, अजय माधवानी, चंदीराम केसवानी, पप्पू मंजानी, सुरेंद्र लक्ष्मानी आदि लोग शामिल रहे। अभी तो ये अंगड़ाई है, रीवा एवं विंध्य के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर एवं प्रथम नगर आगमन पर रीवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी एवं समस्त गंगा वाटिका स्टेचू चौराहा व्यापारी मंडल द्वारा भी भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया एवं राजेश सोनी द्वारा सभी इष्ट मित्रों का आभार व्यक्त किया गया। क्या मांगा है अपने प्रदेश की जनता के लिए? कभी जिम्मेदारी मिलती है, मैं हमेशा शारदा माई के धाम में जाता हूँ, उनके चरणों में अपना सिर आवाज फिर अपने काम की शुरुआत करता हूँ। उसी कड़ी में आज मैं फिर से गया था, उनसे यही प्रार्थना की है कि इतनी हमें बुद्धि और शक्ति दें कि जनता की जो अपेक्षाएँ हैं, हमारे मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना और हमारे विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली इलाका बनाना, ये जो बड़ा काम है ये हमारे प्रयास भर से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए शारदा माई से ये मांग हमने की है। और उसके बाद चित्रकूट गए थे, वहाँ हमारे जो गुरु हैं स्वामी राम भद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, उन्होंने वैदिक और संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करके उसका लोकार्पण करने का मुझे भाग्य मिला। जिम्मेदारी मिलने के बाद शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। संस्कृत की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा है और शुरुआत जब ऐसा है तो उसका अंजाम भी अच्छा होगा। हमारा विंध्य क्षेत्र समृद्धशाली होगा, नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगा और हमारा मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य बन के तैयार होगा। विधायक दल के प्रमुख के रूप में आपको चुना गया है, प्रदेश की कमान है आपके हाथ में, तो क्या रहेगा रीवा की स्थिति और प्रदेश में क्या विकास के कार्य होंगे? मैंने बताया ना कि 18 सालों से हमारी सरकार है, लगातार सुधार के काम हमारी सरकार में हुए हैं। उसी का परिणाम है कि फिर से जनता ने हमें 163 सीट देके फिर से सत्ता की चाबी हमारे हाथ में दे दी है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया, सुशासन जनता ने देखा। और इसलिए जो 18 वर्षों में जो
सुधार हुआ है, बीमारू राज का कलंक मिटा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करके हिंदुस्तान में सबसे बेहतर राज्य मध्य प्रदेश को। शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसको लेकर प्रदेश की बहनें जो है दुखी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं ये कहा है, जब विधायक दल की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहा है कि इसी प्रकार से मुझे भी 2005 में पार्टी ने आगे बढ़ाया था, जिम्मेदारी दी थी, मैं भी बिल्कुल नया था। उसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी को अब आज पार्टी आगे बढ़ा रही है, उनको जिम्मेदारी दे रही है। जैसे मैंने अच्छा काम किया है वैसे मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम होगा। नए लोगों को आगे बढ़ाना और उनको काम करने का मौका देना, ये हमारे पार्टी का पुराना सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर चलते चलते आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जनता की सबसे प्रिय पार्टी बन चुकी है। इस बार 10 तारीख को खाते में लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ऐसा सवाल ही खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री पद दिया गया है वो आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार को साधा जा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में तो 400 से ज़्यादा सीट इस बार आ रही। हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, चुनाव का इंतजार हो रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर इसके करीब मोदी जी ने पहुंचा दिया है। इसको लक्ष्य तक पहुंचाना ये सारा देश समझ रहा है और चुनाव का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं का जिस प्रकार से समाधान हमारी पार्टी की सरकारें निकालती हैं। अभी देखिए, आप सुरंग में 41 लोगों की जान खतरे में आ गई, जम्मू कश्मीर में, और कितनी वो उत्तराखंड में, और कितनी कुशलता के साथ 41 लोगों की जान को बचाया गया है। इतने दिन तक वो अंदर रहे, उनको ऑक्सीजन भेजी गई, उनको भोजन भेजा गया, उनकी व्यवस्थाएँ की गई, और जब तक व्यवस्था नहीं हो गई उनकी ज़िंदगी बची रहे इसका इंतजाम किया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जितना बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है, इसके पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो कयास लगाया जा रहा है, कितने विंध्य से कितने मंत्री तय किए जाएंगे? यही पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मंत्रिमंडल मुझे नहीं तय करना है। मुझे तो मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, बस इतना काम मेरा है। मैं वहाँ ताक झाक थोड़ी करता हूँ कौन बनना कौन नहीं बनना। विंध्य क्षेत्र में नेतृत्व तो आप विकास पुरुष प्रदेश में अपनी ख्याति पाएगा। रीवा में विकास किया, विकास पुरुष के नाम से जाना है, तो क्या प्रदेश में ये ख्याति मिलेगी आपको? विकास की 4 साल लगने वाली। बिल्कुल अपना प्रयास तो यही रहेगा कि काम हो, कोई ख्याति दे चाहे न दे, काम हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, रीवा से पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं आप, क्या आगे का क्या विचार? ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है। आप डिप्टी सीएम बनाया गया है, प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी कौन सी सौगात देंगे? सबसे बड़ी कौन सी सौगात देने वाले? देखिए, कल ही हमने मंत्रालय में बैठक की है, 3 मुद्दों पर हमने बैठक की है, सभी अधिकारियों को बुलाया था। एक तो हमारी सीधी से सिंगरौली की रोड हमें 2 महीने में 2 लेन चाहिए, ये मैंने बोला। सतना में नर्मदा जी का पानी, बरगी परियोजना में कब पानी पहुंचेगा, ये मैंने जांच पड़ताल की है। 1 घंटे बैठक लिया और ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बरगी का पानी 1,85,000 हेक्टेयर में सतना जिले में अगले रबी में, जब गेहूं की खेती का समय आएगा और किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो सतना जिले के किसान ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई नहीं करेंगे। नर्मदा डिप्टी सीएम राजेंद्र पुरी का स्वागत किया है, चश्मा लगा लीजिए। इस पूरे स्वागत की कड़ी को कैसे देखते हैं आप लोग? आज हमारे विंध्यवासियों एवं रीवा वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे रीवा से मंत्री तो कई बार बनते थे और इस बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। हम इनको मान के चल रहे हैं कि हमारे ये मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं और रीवा के जो विकास की धारा बह रही है उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हमारे मध्य प्रदेश में रीवा की आवाज़ और तेज गति से बुलंद होगी और कोई भी रीवा की कोई भी विकास की योजनाएं होंगी उसको बड़े ढंग से उसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उसको और क्रियान्वित करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। बस राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। आप अनंतपुर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। रीवा की लगभग
14-15 कॉलोनी आप उस पे हैं, तो अब चूँकि विकास का पहिया रुके ना, इसलिए आपके सोसाइटी के लिए आप क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो है तो दिशा निर्देश हमारे या गुरु मानिए राजनीतिक हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, उनके ही पदचिन्हों में हम चल रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरह वो रीवा का विकास कर रहे हैं, तो हमारे भी पावर में हमारे भी जितना हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उसमें जो विकास की गति है हम भी दे रहे हैं। बहुत सारा हमने परिवर्तन किया है। अब शारदा नगर कॉलोनी में हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं और कई कॉलोनियाँ हमारे रीवा शहर में हैं। हर कॉलोनी में हमने विकास को गति उसी तरह दिया और उनसे सदैव दिशा निर्देश हम लेते रहते हैं और उनके ही आदेश के तहत हम अपना काम करते हैं। सतीश बाड़े ये दर्शक सुनना चाह रहे हैं, तो कौन सी विधि राखे रामा? देखिए, कहते हैं सीताराम 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 कहियो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। तो अब महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, साधु संग बैठ बैठ राम धुनि कहियो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहियो। आपने छोड़ दिया है, हनुमान जी को छोड़ दिया है। हनुमान जी को कहाँ छोड़े हैं? कहते हैं ना, कंठ विराजो सरस्वती मस्तक बैठ गणेश, अभुजा विराजो बजरंगी यवना करियो दे। बजरंग वाली तो साथे में है, इसीलिए आप मंच छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग स्वागत में लगे, दोनों हाथों में लड्डू देख रहे हैं आप लोग, दोनों हाथ में लड्डू। आपके नाम से पर्ची लगी हुई है मंच में जी, और आप यहाँ पर नहीं गए मंच में? नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तो मंच में हम लोग सब लोग स्वागत, जब हम ही लोग मंच पे सकर के बैठ जाएंगे तो और दूसरे आप विधायक हैं पूर्व मंच में? हम तो पहले भी थे, अभी भी हैं। तो ये न जाना क्या कह रहा था? नहीं, न जाना, ये हम तो खुशी पे हैं और खुशी के मारे इतना मतलब खुशी होती तो आप यहाँ ना आते, फिर नहीं कार्यालय तक आए और ऊपर नहीं गए? ऐसा नहीं था, हम लोग कार्यालय पे ही बैठे थे। कहाँ कर रहे भाई? ये है, इतनी भीड़ भाड़ थी, दूसरे को भी स्वागत करने का मौका दिया जाए। आप इसका मतलब नाराज हैं या नहीं है? नहीं, काहे को नाराज है? दोनों हाथों लड्डू है और फिर नाराज हो जाएंगे? कैसे नाराज हो जाएंगे? मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माने की नई दरें लागू कर दी गई हैं। यह दरें केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जुर्माने की दर पर आधारित होंगी। प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माना प्रस्ताव लागू हो गए। अब गाड़ी चलाते हुए नियमों के उल्लंघन पर 1 से 25,000 तक का जुर्माना लगेगा। सबसे अधिक सख्ती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर होगी। ऐसा पाए जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी अधिसूचना हाई कोर्ट में पेश की। इसे रिकॉर्ड में लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीजी पांडे ने बताया कि संशोधित नियम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है।
2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। विंध्य क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राजनीति हो, साहित्य हो, कला हो, सिनेमा हो, सब जगह विंध्य के लाडलों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी ही युवा शख्सियत से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जिनका नाम संदीप साकेत है। संदीप रीवा के नेहरू नगर के रहने वाले हैं। शुरू से ही उनका लेखन की ओर रुझान था। हाल ही में उनकी कुछ फिल्में बॉलीवुड में सामने आ रही हैं। कैसे वह इस मुकाम तक पहुंचे और कैसा रहा उनका सफर, जानने के लिए आइए मिलते हैं संदीप साकेत से। वाइडली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। उसका नाम है काला पानी, जो कि अक्टूबर में रिलीज हुआ था और काफ़ी बड़ा हिट हुआ है, बहुत अच्छे नंबर्स उसको मिले। अगला शो हमारा जो आने वाला है, रिलीज़ है, वो रोहित शेट्टी प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड शो है कॉल्ड, उसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जिसके लीड है सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय। तो ये 19 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है। उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने सिंघम अगेन, जो कि सिंघम 3 फिल्म है, उसको भी लिखा है, तो वो भी आ रहा है, वो 15 अगस्त को रिलीज़ है। एंड उसके बाद मैं और मेरी वाइफ हम लोग एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे आएगा, जिसका लेकिन अभी फ़िलहाल एक वर्किंग उसका राइटिंग और डायरेक्शन राइटिंग चल रहा है। तो हम इस साल के अगले साल 24 के मिड की तरफ हम उसको शूट करेंगे। 25 के बिगनिंग में रिलीज़ होगा सो प्राइम वीडियो पे। एंड कई सारी फिल्मों की बात चल रही है। सो मैंने सोचा एक बार आपसे मिलूँ और उसके बारे में बात करूँ। सो मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरा जो स्कूलिंग हुआ था वो पन्ना में हुआ था, नवोदय विद्यालय पन्ना में, रमखेरिया में हुआ था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से किया है और वहाँ से पढ़ा है। फिल्म के लिए मैंने इंडिया के टॉप फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता में जो है सतीश रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने डायरेक्शन, स्क्रीन पर राइटिंग किया है। सो इसके बाद जर्नी मेरी बॉम्बे में रही है, तो करीब 10 सालों से मैं बॉम्बे में एक्टिव हूँ। राइटिंग, जो फिल्मों का लिखने का प्रोसेस, बनाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो नॉर्मली 2, 3, 4 साल यूँ ही निकल जाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? फिल्मों में अनेक ही, जब मैं कॉलेज में, शुरू से मुझे फिल्में देखने का शौक तो हर किसी को होता है, तो मुझे भी था, लेकिन कहानी लिखने का शौक और वो कहानी लिखने और बताने का शौक मुझे कॉलेज से आया। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक वो स्किल है जो मैं कर सकता हूँ। फिर बाद में मैंने FTI के लिए ट्राई किया। FTI जो कि पुणे में है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एडमिशन हुआ नहीं, लेकिन मेरा SRT में हो गया। सो देयर आर 2 इंडिया में सिर्फ 2 ही नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट है, एक पुणे में और एक कलकत्ते में। तो मैं कलकत्ते से पढ़ा था। तो फिर बाद में मैंने जाके ट्रेनिंग ली, जहाँ पर मैंने 4 साल का कोर्स किया, जो कि स्क्रीन पर राइटिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए है, तो मैंने पास किया। कहानी का आइडिया कैसे आता है? कहानी के आइडियाज़ मोस्टली, मैं अपनी बात करता हूँ तो जो मेरे आइडियाज़ आते हैं वो मोस्टली रियल लाइफ से आते हैं। रियल लाइफ के इंसिडेंट, जैसे कि ये इंडियन पुलिस फोर्स है, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी है। वो रियल लाइफ से ली गई है। रियल लाइफ में कैसे एक सब मैन हंट, जहाँ पे एक पुलिस वाला एक टेररिस्ट को खोज रहा है जिसने कि बॉम्बिंग करी है, तो रियल लाइफ से आई है वो। इंडियन मुजाहिदीन, अगर आपको पता है तो इंडियन मुजाहिदीन से वो आया है, वो इंस्पायर हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि लिखने के प्रोसेस में काफ़ी सारी हम टाइम सालों से गुजरते हैं, तो प्रोसेस काफ़ी बदल जाता है, उसमें स्टोरी काफ़ी बदल जाती है। कभी काफ़ी स्टोरी थोड़ा मसाला, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा वो सब आता है, वो ऐड करता है। कितने साल से आप कर रहे हैं? ये करीब हो गया मुझे 11 से 12 साल से तो बॉम्बे में एक्टिव हो। मेरी एक 2016 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, सातों चक्के करके, जो कि नीरज पांडे ने प्रोड्यूस करी थी, मनोज वाजपेयी, के मेनन थे उस पर, वो भी हो रही थी। हम लोग ने इंडियन पुलिस फोर्स पे करीब पिछले 5 सालों से काम किया है। 1 साल तक इसकी शूट चला है। कहानी और कलाकारों में क्या तालमेल का फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ जी, देखिए, कहानी लिखना एक होता है और एक कलाकार जो एक्टर है उसको आना और उसको समझना दूसरी बात होती है। क्योंकि हो सकता है हम बोलना कुछ और चाहें, लेकिन एक्टर को समझाने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। उसके बीच में जैसे कि जो शो हम डायरेक्ट कर रहे हैं या जो फिल्म हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा सीधे एक हम लिख भी रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम सीधे उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और के लिए, जैसे हम रोहित शेट्टी के लिख रहे हैं, तो रोहित शेट्टी का स्टोरी कहने का तरीका अपना है, तो हम एक तरीके से लिखेंगे
रोहित शेट्टी उसको अपने तरीके से लेंगे, फिर एक्टर को अपने तरीके से समझाएंगे। तो अगर हमने जैसे कि रोहित शेट्टी की फिल्म हम सब जानते हैं, तो अगर हमने उनको 2 भी एक्शन सीन लिखा है ना कि यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप में एक एक्शन सीन होगा, तो रोहित शेट्टी अपने तरीके से उसको बहुत बड़ा करके बनाता है। तो एक्टर्स उसमें आता है कि एक्टर कहाँ से कंफर्ट किस में है, उनको किस में कॉन्फिडेंस आता है। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। लोही में NH 39 की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की धमकी दी है। रीवा शहर के ही पास बसे लोही गांव में NH 39 गुजरता है, जहां सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। 1 इंच से भी कम जगह की फिलिंग की गई है। डामर का नाम मात्र भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 3 बार यह सड़क बन चुकी और फिर जल्द ही उखड़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर काम हो तो फिर अच्छे से हो। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सड़क की हालत नहीं सुधरती तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आधे इंच का वो है सिर्फ पट्टी, ये देखिए आधे इंच से भी कम है। ये कितनी बार रोड बन चुकी है? ये 3री बार बनी है और फिर से दिलक गई है, देखिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहेंगे बनाए थोड़ा अच्छी बनाए, जिसकी इससे सर्विस और गुणवत्ता थोड़ा अच्छी रहे। अगर ऐसा कुछ शासन प्रशासन द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा रहा है तो आप ग्रामवासी के ऊपर माने ग्रामवासी क्या करना चाहेंगे अगला कदम? ग्रामवासी आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडियो को। नमस्कार।